ध्यान दें, वर्ण यही चल रहे थे ना। हिंदी भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े। वर्णमालम वर्णों की संख्या 44। बालपोथी और देवनागरी लिपि 52 वर्ण गिने। फिर वर्ण के भेद लिखे, कितने? पहला स्वर और दूसरा स्वर कितने? मात्राएं, एक स्वर जिसकी कोई मात्रा नहीं, यही तो लिखा था। अब बोर्ड पर आ जाओ। बोर्ड पर पहले समझेंगे बाद में लिखेंगे। दो भेद हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। ठीक है, स्वर हैं 11, मात्राएं 10। ये यहाँ तक हम लिख चुके, समझ चुके। ध्यान दें, मैंने आपको स्वर की परिभाषा बताई कि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके या अन्य किसी वर्ण की सहायता के बिना जिनका उच्चारण किया जा सके स्वर कहलाते हैं। यदि हम इसे उच्चारित करें तो क्या स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं? क्या अन्य वर्ण की ध्वनि नहीं आती? जैसा हम उच्चारित करते हैं उसके अनुसार तो मैं ये भी लिख सकता हूं। फिर ये स्वर कैसे हो गया? फिर ये स्वर कैसे हो गया? आधुनिक विद्वान कहते हैं कि परिभाषा के अनुसार री कोई स्वर नहीं है। प्राचीन विद्वान या आज जो उनके समर्थक हैं वे कहते हैं री एक स्वर है क्योंकि इसकी मात्रा प्रदर्शित की जाती है और मात्रा सिर्फ सिर्फ और सिर्फ स्वर की होती है, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती। दोनों में मतभेद है। आरपीएससी 2004 थर्ड ग्रेड अध्यापक का पेपर हुआ पहली बार 12 सितंबर 2004 को। वहां एक जीके का प्रश्न पूछा गया और प्रश्न क्या था? हाल ही में नेशनल पार्क का दर्जा मिला है और उत्तर था कोटा दर्रा अभ्यारण्य। जिसने सही किया, जिसने गलत किया, सबको बोनस अंक। क्यों? क्योंकि राजस्थान विधानसभा में मुद्दा उठाया गया कि कोटा दर्रा अभ्यारण्य को नेशनल पार्क का दर्जा दिलाएंगे। विधानसभा ने स्वीकृति प्रदान की, मुद्दा उठाकर केंद्र सरकार के पास पहुंचा दिया। आरपीएससी का रिजल्ट आने तक केंद्र सरकार ने इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की। प्रश्न अधूरा रह गया। जिसने सही किया, जिसने गलत किया, सबको बोनस अंक मिला। वही स्थिति इस री की है। जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता है, स्वरों की संख्या 11 है, 11 ही रहेगी, कोई फैसला होगा भी नहीं। बाजार में कई गाइड आपको ऐसी भी मिलेंगी जिनमें लिखा हुआ है कि हिंदी में स्वरों की संख्या 10 होती है, री एक अपूर्ण स्वर है, नहीं मानना है। स्वरों की संख्या 11 है, 11 ही रहेगी और उसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। ठीक है, 2 बार प्रश्न पूछा ये टेट 2011 में और थर्ड ग्रेड अध्यापक 2012 में, दोनों बार यही उत्तर माना क्योंकि ये सही है। मैंने आपको बताया टेट 2011 जरूरत से ज्यादा सरल था। जिसका पास हो गया वह सुखद स्थिति में। वह ऐसे ही प्रश्न पूछे गए थे कि हिंदी में स्वर कितने होते हैं। अब आप बताओ, जिसे ये नहीं पता कि हिंदी में स्वर कितने हैं, क्या वह अध्यापक बनने की पात्रता रखता है? ऐसे ही प्रश्न। 2012 में एक अध्यापक का सिलेक्शन हुआ थर्ड ग्रेड में। पहला दिन, तीसरी क्लास। बोर्ड पर जाते ही ABCD लिखी, बच्चों से कहा उतार लो। एक बालक कहता है सर ABCD आती हैं, 12 कड़ी सिखाओ। ABCD आती हैं, 12 कड़ी सिखाओ। अध्यापक ने ABCD मिटाई, 12 कड़ी लिखी। दूसरा बालक कहता है सर गलत है। अध्यापक सक पका गया। उसने कहा खड़ा हो, बोल। अब बालक बोलता है और अध्यापक लिखता है और उस समय तो यही कहकर इज्जत बचाता है कि मैं यही देख रहा था कि तुझे याद है या नहीं। सरकारी विद्यालयों का आलम यही है और यही कारण है कि हम अपने घर के बच्चों को सरकारी विद्यालय नहीं भेजते। मजबूरी दूसरी बात है कि सास बहू में बनती नहीं है,
बच्चों को भी साथ रखना पड़ रहा है, नौकरी ऐसी जगह पर कर रहे हैं जहाँ आसपास कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है, तो फिर पढ़ाना पड़ेगा। ये फिर हमारी मजबूरी हो जाती है। आप बताओ, हमारा सिलेक्शन होने के बाद इनसे कोई काम पड़ेगा? पढ़े? सरकारी अध्यापक को कभी पढ़ते हुए देखा सुबह पढ़ाना है? देखा क्या? नहीं। अगर सरकार नियम निकाले कि सरकारी कर्मचारी का बालक सरकारी विद्यालय में ही पढ़ेगा, तो रातों रात शिक्षा का स्तर क्योंकि अब हम जिनको पढ़ाएंगे उनमें हमारे खुद के बच्चे होंगे, ठीक है? हमारे नहीं होंगे तो आरएस का होगा, आईएएस का होगा, डॉक्टर का होगा, इंजीनियर का होगा, नेता का होगा। यदि अपने काम के प्रति कोताही बरतेंगे तो उठाकर ऐसी जगह पर पटक देंगे जहाँ राशन कार्ड से पानी मिलता है, ठीक है? तब सब कुछ ठीक ठाक हो जाता, तब सब कुछ ठीक ठाक हो जाता, ठीक है? तो स्वर कितने? मात्राएं? एक स्वर जिसकी कोई मात्रा नहीं है, ये याद रखना, अंत तक पीछा नहीं छोड़ेगा। मात्रा याद होना अनिवार्य है। स्वर याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहे तो और भी अच्छी बात है, लेकिन मात्रा याद होना अनिवार्य है। स्वर कभी काम नहीं आते, मात्रा हमेशा काम आती है, क्योंकि स्वर के स्थान पर मात्राएं लिखी जाती हैं। हम शब्द लिखते हैं तो इस आग के स्थान पर तो हमने मात्रा लिखी है, इन चार वर्णों के योग से मिलकर बना है। तो स्वर से ज्यादा मात्राएं काम आती हैं, इसलिए मात्राएं आपको याद होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार रटेंगे जैसा आपने इनको पहली क्लास में रटा था। पहली बार कब पढ़ा था हमने इनको? पहली क्लास में। उद्देश्य क्या था? सीखना। उद्देश्य क्या था? सीखना। दोबारा से पढ़ रहे हैं, मजबूरी है। और आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि भारतीय सिर्फ मजबूरी में ही काम करते हैं। जो भारतीय स्वेच्छा से काम करते हैं वे आज भी बुलंदियों पर हैं, नहीं तो अधिकांशतः भारतीय मजबूरी में ही काम करते हैं। हिंदी वालों को झेल रहे हैं जबरदस्ती, मजबूरी। 200 अंक है, झेलना पड़ेगा। नहीं तो बताओ, सिलेक्शन के बाद इनसे कोई काम है क्या? दूर दूर तक नहीं, लेकिन अभी है इसलिए इनके साथ है। लिखे थोड़ा सा, देखो। वर्ण के भेद वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। वर्ण के दो भेद होते हैं। हमें बिंदी आएगी, होते हैं आएगी। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। हेडिंग डालेंगे स्वर। स्वर लिखेंगे स्वर। वे वर्ण जिनका उच्चारण वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके। बोर्ड पर सभी अधिकारी ध्यान दो। रूप में बड़े ऊ की मात्रा आती है, रूप में बड़े ऊ की मात्रा आती है। आज भी हम इस असमंजस में रहते हैं कि सब रे में छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा कैसे लगती है। आज भी ये असमंजस है। ये तो छोटे ऊ की मात्रा है, ये बड़े ऊ की मात्रा है। इसमें गुंडी होती है, इसमें नहीं होती, दोनों में अंतर है, याद रखना, ठीक है? ये बड़े ऊ की मात्रा है, ये छोटे ऊ की मात्रा है। यहां से एक उदाहरण पूछा गया था, पटवार मेंस 2016 और आरएस मेंस 2018, और उदाहरण था तद्रूप, संधि विच्छेद।
पटवारियों के सामने तो उत्तर लिख कर दिया था, ऑप्शन थे। आरएस के सामने ऑप्शन नहीं आते, वहां लिखना पड़ता है। मेंस में आती है हिंदी, वो मेंस वहां लिखना पड़ता है। ध्यान देना, प्रश्न में स्पष्ट नजर आ रहा है बड़े ऊ की मात्रा है। प्रश्न में स्पष्ट नजर आ रहा है बड़े ऊ की मात्रा, लेकिन असमंजस तो ये था कि ऊ की मात्रा लगाते कैसे हैं। मेंस में जब आया था आरएस में तो वहां तो लिखना पड़ता था। ठीक है, ऑप्शन में हमारे सामने आए तो देखकर याद भी आ सकता है कि हाँ ये छोटे ऊ और ये बड़े ऊ की होती है, लेकिन मेंस में लिखने वाला पेपर और वहां ये आता है। प्रश्न में स्पष्ट बड़े ऊ की मात्रा नजर आ रही है, बड़े ऊ की मात्रा नजर आ रही है। देखो, पटवारी 2 ही साल में एसडीएम बन गया। ठीक है, 2 ही साल में। 2016 में तो पटवारी में था और 2018 में आरएस के सामने। अब प्रश्न किस कंपटीशन में कहाँ पूछा जाएगा कुछ नहीं पता। एग्जामिनर क्या करता है, पटवारी के प्रश्न उठाकर आरएस में डालता है, आरएस के एलडीसी में डालता है, एलडीसी के आरजेएस में डालता है, आरजेएस के थर्ड ग्रेड में डालता है। ये प्रश्न घूमते रहते हैं सब। अब गड़बड़ी क्या होती है, हम सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो सब इंस्पेक्टर के पेपर जब से ऑब्जेक्टिव हुए हैं, कम से कम वे तो हमारे पास होने चाहिए। 2011 में पेपर हुआ, 2011 में पहली बार ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ। हिंदी के प्रश्नों की संख्या 150 थी। 2018 में हुआ, हिंदी के प्रश्नों की संख्या 100 हो गई। 2021 में हुआ, हिंदी के प्रश्नों की संख्या 100 हो गई। तो 2011 में पेपर हुआ, फिर 18 में हुआ। अब प्रश्न कितना घूमा, 2018 में पेपर हुआ, 2021 में हुआ, फिर कितना घूमा। अब 2021 के बाद 24 में होगा, कितना घूमेगा, ये तो हमको पता होना चाहिए। लेकिन विडम्बना ये, हम पिछला कुछ देखते ही नहीं, पिछली गलतियां पता ही नहीं क्या चल रहा है, तो वे भी हमारे सामने होनी चाहिए। ऐसे उदाहरण एग्जाम हॉल में आते हैं और पहचान ही नहीं पाते। ठीक है, अभी के लिए तो लिखेंगे, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके या या अन्य किसी वर्ण की सहायता के बिना, या अन्य किसी वर्ण की सहायता के बिना जिनका उच्चारण किया जा सके, अन्य किसी वर्ण की सहायता के बिना जिनका उच्चारण किया जा सके, स्वर कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 11 होते हैं, स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 11 होते हैं, ये संख्या में 11 होते हैं, जबकि मात्राओं की संख्या 10 होती है। ये संख्या में 11 होते हैं, जबकि मात्राओं की संख्या 10 होती है। ये उतारेंगे, ये बक्सा उतारना है, मात्रा सहित। मात्राएं सावधानी से, आज भी मात्राओं की अशुद्धियां हो जाती हैं, इसलिए बोर्ड से देख देख कर आराम से।
हो गया? ध्यान दो, कोई भी एक वर्ण उठाओ। सब मात्राएं लग गई। मैंने एक ही वर्ण लिखा है बस, सब मात्रा लगती चली गई। अब ये मात्राओं का स्थान है, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी हो सकते हैं, याद रखना। ये मात्राओं का स्थान है, आगे भी हो सकते हैं, पीछे भी हो सकते हैं, ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। ये याद रखना, ये मात्राओं का स्थान है। इसलिए मैंने आपसे कहा मात्रा याद होना अनिवार्य है। मात्रा आपको रटी हुई होनी चाहिए, कौन सी मात्रा किसकी है। ठीक है? नोट डालो। नोट को हिंदी में क्या बोलते हैं? सिलेबस में आपके 28 बिंदुओं में ये भी है मानक पारिभाषिक शब्दावली। अंग्रेजी के शब्द आएंगे 3 4 5, उनका हिंदी अर्थ पूछा जाता है या नहीं? याद है धुंधला सा? अब यही आ गया नोट, टिप्पणी। टिप्पणी नोट डालेंगे, लिखेंगे ए, अनार वाला ए। ए एक ऐसा स्वर है, ए एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। ए एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। ए एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। इस प्रकार स्वरों की संख्या 11 है, मात्राओं की संख्या 10। एक स्वर जिसकी कोई मात्रा नहीं है। यहां तक हो गया? अब बोर्ड पर आओ। इस री से संबंधित एक प्रश्न और भी था 2004 में, थर्ड ग्रेड अध्यापक का एक पेपर हुआ था। ठीक है? प्रश्न क्या था, ध्यान दो, पेन कॉपी बंद कर दो, थोड़ा समझेंगे बाद में लिखेंगे। प्रश्न क्या था? प्रश्न था, हिंदी शब्दकोश के अनुसार सबसे पहले लिखा जाएगा। अब ध्यान दो, 2004 में पहली बार शब्दकोश का प्रश्न आया था राजस्थान में। ठीक है? आधे से ज्यादा अभ्यर्थी तो समझ ही नहीं पाए कि प्रश्न ने पूछा क्या है। प्रश्न ने पूछा क्या है? क्लास में हम बच्चों के नाम लिखते हैं अल्फाबेटिक क्रम से, ए बी सी डी जेड तक पहुंच जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हिंदी का जो अल्फाबेटिक क्रम है, उसके हिसाब से इन चारों में से सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, ये एक प्रश्न था। ठीक है? सबसे पहली गलती हम क्या करते हैं, प्रश्न देखकर उत्तर ढूंढना। प्रश्न की शक्ल देखी और सीधे उत्तर पर पहुंच गए, कोई दिमाग नहीं लगाया। ठीक है? प्रश्न की शक्ल देखी, शक्ल देखकर उत्तर ढूंढना। तो मुझे नहीं लगता कि कमल से अच्छी किसी की शक्ल है, तो अधिकांशतः कमल के साथ थे। अब थर्ड ग्रेड अध्यापक का पेपर था, महिलाएं बहुत अधिक देती हैं अध्यापक का पेपर, बहुत अधिक महिलाएं पेपर देती हैं, और महिलाओं को सोना बहुत अधिक प्रिय होता है, इसलिए वे कंचन के साथ थी। सोना का पर्यायवाची है कि नहीं? याद है ना? हम भारतीय दयालु प्रवृत्ति के, इसलिए हमारी कृपा बरकरार रहती है। और आधे से ज्यादा तो आज तक असमंजस में कि साहब उत्तर क्या होगा। तो पहली गलती शक्ल देखकर उत्तर ढूंढना। दूसरी गलती, जैसा कि गाइड में दे रखा होता है, 4 ऑप्शन है, चारों में जो सबसे अलग दिखाई देगा वही उत्तर है, ऐसा हम मानते हैं। जो 4 है, 4 में जो सबसे अलग दिखाई देगा वह उत्तर है। कै पूरा है, कै पूरा है, कै पूरा है, कै आधा है, उत्तर हो गया क्या। तीसरी और बड़ी गलती, हिंदी किसको आती है, अंग्रेजी में देख लेते हैं और हम इनको अंग्रेजी में लिखने बैठ जाते हैं।
अब जो कॉमन है, जो एक जैसा है, उन्हें हटा दो। जो कॉमन है, जो एक जैसा है, उनको निकाल दो। ये सब में कॉमन हटा दिया। अब हमारे शब्द की शुरुआत होती है ए आर वाई। ए पहले आता है क्या आर वाई? तो ये उत्तर नहीं होंगे, पहले तो इनको भगाओ। उत्तर इन दोनों में से कोई एक है, तो ये दोनों में कॉमन है, हटा दिया। अब हमारे शब्द की शुरुआत हुई, एम पहले आता है क्या एन? एम पहले आता है और उत्तर हो गया कमल। इत्तेफाक से सही हो सकता है कि कोई उदाहरण ऐसा हो जिसे आप इंग्लिश में लिखो या हिंदी में लिखो, पहले आएगा तो आएगा। ऐसा भी तो हो सकता है, इत्तेफाक ऐसा भी, चाहे हिंदी में लिखो या अंग्रेजी में, पहले आएगा। यदि आप वास्तविक स्थिति में सही उत्तर पर जाना चाहते हैं तो आपको इन्हें हिंदी में ही खोलना पड़ेगा। अब इस शब्द को आप खोलेंगे, कै में ए है, मैं में ए, ले में ए, स्पेलिंग लिख रहे हैं हिंदी में और कुछ नहीं। शब्द के अंतर्गत जितने वर्ण थे सबको अलग अलग किया। कंचन ये लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है इसकी डिटेल आगे व्यंजन में बताऊंगा, उदाहरण स्वतः ही याद दिला दूंगा। ये कंचन लिखा जाता है, ठीक है। इसकी चर्चा कर लेते हैं। कै में ए, चे में ए, ने में, सब खोल दिए। ये आधा है, इसको खोलेंगे। कै, कै के बाद क्या आएगा? बोर्ड पर है ना? रे के बाद आ क्यों आया? आ की मात्रा है। रे के बाद आ क्यों आया? आ की मात्रा है। ठीक उसी प्रकार कै के बाद री आएगा, क्योंकि री की मात्रा है, इसलिए प्रश्न था। हम क्या गलती करते, कै के बाद ए लिख जाते हैं, और कई इमारती तो कै के बाद रे लिख जाते हैं, जबकि ये रे नहीं है। अभी मैंने मात्रा लिखाई है आपको, अभी मात्रा ये सामने आपके ही है, ठीक है। और पे में आ की मात्रा, इससे आप खोलेंगे कै, और ये में आ की मात्रा। तरीका वही रहेगा, जो कॉमन है, जो एक जैसा है, उसे हटा दो। सब में कॉमन, एक जैसा, हटा दिया। अब हमारे शब्द की शुरुआत होती है यहां से, ए री ये तीन स्वर हैं, ये व्यंजन है। तीन स्वर हैं, ये व्यंजन है। स्वर पहले आते हैं कि व्यंजन? इसका मतलब ये उत्तर नहीं होगा, पहले तो इसको निकाल दो। ये कौन से नंबर पर गया? 4 नंबर पर। उत्तर तीनों में से कोई एक है। अब मैं इन तीन की चर्चा करता हूं। ए री, ए पहले आता है कि री? ए पहले आता है, री बाद में आता है, इसका मतलब ये भी उत्तर नहीं होगा, हटाओ। कौन से नंबर पर गया? इन दोनों की चर्चा करें, दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन। अब मैं और अंगे, पहले क्या था? चे छे जे जेंगे, मैं तो बहुत बाद में, पे फे बे में। उत्तर होता है हमारा, जिसकी शक्ल देखकर कभी उत्तर पर ही नहीं पहुंच पाते, जिसकी शक्ल देखकर कभी उत्तर पर ही नहीं पहुंच पाते। अब शब्दकोश का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है और आप ये नहीं कह सकते सिलेबस में नहीं है, क्योंकि शब्द आपके सिलेबस में है। शब्द आपके सिलेबस में लगभग 40 प्रश्न पूछे जाएंगे शब्द बिंदु से। आगे बताऊंगा मैं, आपकी गर्दन नहीं लगी, यहाँ सब पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये भी हमारे सामने, ऐसे उदाहरण भी हमारे सामने आ सकते हैं, ठीक है। और यही सही क्यों है इसकी डिटेल में आगे और बताऊंगा दोबारा से, ठीक है। अभी तो एक प्रश्न लिखो फिर ये उतारना। एक प्रश्न लिखेंगे। हिंदी शब्दकोश के अनुसार, हिंदी शब्दकोश के अनुसार सबसे पहले लिखा जाएगा, और चारों की चारों जैसे बोर्ड पर लिखें ऐसे उतारेंगे।
हो गया? बोर्ड पर है कोई जो लिख रहा है अभी भी? जल्दी करो। ध्यान दो, इस एक प्रश्न से हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। क्या? ध्यान देना, आगे बहुत काम आएगा। एक प्रश्न, एक निष्कर्ष। यदि किसी शब्द की शुरुआत आधे वर्ण से होती है तो हमेशा अंत में लिखा जाता है। यदि किसी शब्द की शुरुआत, किसी भी शब्द की शुरुआत आधे वर्ण से होती है तो हमेशा अंत में लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि आधे वर्ण के तुरंत बाद व्यंजन वर्ण आते हैं, पूर्ण वर्ण के तुरंत बाद स्वर आते हैं, और स्वर हमेशा व्यंजनों से पहले लिखे जाते हैं। तो हम कह सकते हैं यदि किसी शब्द की शुरुआत आधे वर्ण से होती है तो हमेशा अंत में। अब ये चार ऑप्शन हमारे सामने। अब प्रश्न हमने लिखा है हिंदी शब्दकोश के अनुसार सबसे पहले लिखा जाएगा। अब ये प्रश्न उल्टा हो गया, हिंदी शब्दकोश के अनुसार सबसे अंत में लिखा जाएगा। तब हमको ये खोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि साहब कै पूरा है, कै पूरा है, कै पूरा है, कै आधा है, सीधे उत्तर पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, आगे ये याद रखना। हेडिंग डालेंगे स्वर के भेद। स्वर के भेद, और पेन कॉपी बंद, बोर्ड पर। थोड़ा सा समझे फिर लिखें। कितने भेद होते हैं? कौन कौन से? पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर। पहले समझ लेते हैं, बाद में लिखें। पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ। हिंदी का प्रत्येक शब्द अपनी परिभाषा स्वयं बोलता है। यदि आज भी इन्हें हम रटते हैं तो 10th क्लास है उससे पहले पहुंच जाते हैं, जहां सर या मैडम के डर की वजह से रट कर जाते थे, नहीं तो क्लास में पिटाई लगेगी। रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। ह्रस्व क्या अर्थ होता है? छोटा। क्या अर्थ होता है? छोटा। इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो अल्प समय, बहुत कम समय, यानी एक इकाई के बराबर समय लगता है। ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। चार होते हैं, ए, ई, उ, री। चार हैं। संस्कृत में इनकी संख्या 5 है, और पांचवा जो होता है वो लिरी होता है। हिंदी में इसके लिए कोई स्थान नहीं, हिंदी में सिर्फ चार हैं, ए, ई, उ, री। इन्हें हम लघु स्वर भी कहते हैं, इन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं, और इन्हें हम रूढ़ स्वर भी कहते हैं। किसी भी नाम से प्रश्न पूछा जा सकता है। इन निम्न में मूल स्वर हैं। पता नहीं साहब, हमें तो ह्रस्व लिखाए थे। बैंक क्लर्क 2005 जीके का एक प्रश्न आया था, और प्रश्न क्या था? भारत के उपराष्ट्रपति हैं, और ऑप्शन में भैरव सिंह के स्थान पर लिख दिया BS शेखावत। अब घूम गए। 2 घंटे तक माता पच्ची की और एग्जाम हॉल से बाहर। उनका एक साथी कहता है यार एक प्रश्न कितना सरल आया था, चौथी पांचवी का बालक भी कर सकता है।
सब उसका चेहरा देखने लग गए। तपाक से बोलते हैं, ऐसा कौन सा प्रश्न था? भारत का उपराष्ट्रपति पूछा है, इससे सरल क्या आएगा? कि वो तो ठीक है, पर ऑप्शन में भैरव सिंह तो है ही नहीं। उसने कहा ये बीएस क्या है? ये बीएस ही भैरव सिंह है। एग्जाम हॉल में हमारी स्थिति भी ऐसी हो जाती है। एग्जाम हॉल में हम भी नर्वस होते हैं। एग्जाम हॉल में हम भी स्वतंत्र रूप से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। यहाँ बैठकर आप कोई भी पेपर पढ़ते हैं, सरल होता है। किसी भी पेपर को एग्जाम हॉल में पढ़ते हैं, कठिन हो जाता है। यहाँ बैठकर किसी भी प्रश्न के उत्तर में तुक्का लगाते हैं तो निशाने पर जाकर बैठता है। एग्जाम हॉल में वही तुक्का साथ छोड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वहां हम तुक्का अपनी मर्जी से नहीं लगाते, पड़ोसी की मर्जी से। इसने क्या किया है वो सही होगा। उस समय हमें अपनी किस्मत से ज्यादा भरोसा पड़ोसी की किस्मत पर होता है। और ये कहते हुए एग्जाम हॉल से बाहर आते हैं, उसका सही होगा तो मेरा भी हो जाए। और जब परिणाम आता है तो यहाँ संतोष भी कर लेते हैं, उसका ही नहीं हुआ, मेरा कहाँ से होता? वो तो 4 साल से जयपुर रह रहा है, मुझे तो 4 ही महीने हुए, तो उसका ही नहीं हुआ तो मेरा। संतुष्ट से खाने में जाकर ही होना है, उससे पहले नहीं। संतुष्टि का भाव नहीं आना चाहिए, ये याद रखना। तत्पर तत्पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। डर की वजह से ये सब कुछ हम कर जाते हैं, गलत होने की डर की वजह से। थोड़ा सा अभ्यास में हमारी कमी रह जाती है, इसलिए वहां हम लड़खड़ा जाते हैं। ठीक है, ध्यान दो दोबारा से बोर्ड पर। फिर ऐसे स्वर 4 हैं, ए, ई, उ, री। इन्हें हम लघु स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं और रूढ़ स्वर भी कहते हैं। अब आप मुझे बताओ कि हिंदी व्याकरण का सबसे कठिन बिंदु क्या है? हिंदी व्याकरण में कठिन क्या होता है? संधि। सबसे कठिन बिंदु होता है संधि। नहीं होती हमसे, बाकी का सब कुछ हो जाता है। कारण हमारी प्रवृत्ति झगड़ालू है। झगड़ा तो कहीं भी करवा लो, संधि नहीं होती, क्योंकि संधि करने के लिए झुकना पड़ता है। और आज का इंसान झुकना नहीं चाहता। मैं झुकूंगा, मतलब ही नहीं है। संधि का एक भाग होता है स्वर संधि, और पूरी की पूरी स्वर संधि इन 4 वर्णों के ऊपर निर्भर है। मैंने आपसे कहा ह्रस्व स्वर, आपने इन 4 का नाम बता दिया, तो पूरी की पूरी स्वर संधि आपको बोर्ड पर रटा दूंगा। घर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये थानाधिकारी व्यस्त हो जाता है बीच बीच में, कहाँ चला जाता है? उनकी याद आ रही थी, उसको तो सब मिलके बाद में याद कर लेंगे, जल्दी याद हो जाए। अभी यहाँ हिंदी में देसी कहावत है, सावधानी हटी खीर पूरी बटी। यहाँ 12वें तक का इंतजाम है। एक विज्ञापन हाथ से निकल गया, 12वें से बुरी गत होती है। हर बार उम्मीदवारों की संख्या बढ़ती है, घटती नहीं है। और आज तक ऐसा नहीं हुआ। इस बार तो होशियार होशियार लग गए, अगली बार हमारा ही नंबर है। अरे हर बार होशियार पैदा होते हैं। आधी से ज्यादा सीट तो एसडीएम खाएंगे आपकी। बहुत अच्छे से जान रहे हैं आप ये बात। उनको हिंदी पढ़नी है, वो फाउंडेशन में प्री मेंस दोनों कर रहे हैं। हम तो गोला नीले करने के अभ्यास कर रहे हैं, वो लिखने का भी कर रहे हैं। पेपर तो वो भी देंगे, लास्ट में कूदेंगे तो वे भी। ठीक है, और हम इधर उधर गए तो छोड़ने वाले हैं कि हमको? नहीं, इसलिए टिके रहो। यह अधीनस्थ बोर्ड है, ये आरपीएससी है। सारा पेपर यहीं से ले आऊंगा, बस तुम टिके रहना। मैं वो चीजें बता रहा हूँ अभी सिलेबस में नहीं है, सिलेबस शुरू नहीं किया अभी। ठीक है, लेकिन ये सब काम आएंगे आपके। जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तभी सब आपको, मैं उस समय लिखाऊंगा ह्रस्व स्वर। पहले दिन मैं संधि शुरू करता और आपसे कहता लिखा ह्रस्व स्वर। पड़ोसी की कॉपी देखते कौन है, क्या है, कौन कौन से हैं। ठीक है, कहते सब 15-20 साल पहले पढ़े थे, इसलिए अभी चल रहा है। ठीक है, पूरी की पूरी स्वर संधि इन 4 वर्णों के ऊपर निर्भर है। ये 4 वर्ण याद हुए तो पूरी स्वर संधि बोर्ड पर रटा दूंगा, घर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते 4 वर्ण याद हैं तो। 4 ही तो हैं साहब, ए, ई, उ, री। याद हो गए, कभी पूछ लेना। जब हम किसी बिंदु को पढ़ रहे होते हैं तब वह सरल भी होता है और याद भी होता है। लेकिन हम जैसे ही 2 बिंदु आगे जाते हैं, ये हमसे बहुत आगे चला जाया करता है। और जिस दिन मैं स्वर संधि शुरू करूंगा, इन 4 के नाम पूछूंगा, आधे से ज्यादा थाना अधिकारी भूल जाएंगे। आज का दिन याद भी दिलाऊंगा, मैंने ये कहा था। तो 4 याद रख पाएंगे? रखना पड़ेगा, मजबूरी है।
ठीक है। दीर्घ, दीर्घ का अर्थ क्या होता है? इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो ह्रस्व स्वर से 2 गुना अधिक समय, यानी 2 इकाई के बराबर समय लगता है। दीर्घ स्वर कहलाते हैं 7 होते हैं। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, 7 हैं। संस्कृत में इनकी संख्या 8, और 8वां जो होता है वो बड़ी री होती है। हिंदी में इसके लिए कोई स्थान नहीं। ठीक है। मैंने आपको संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी बताई? याद है ना? ऐसे भूलने लगे तो गड़बड़ है। ठीक है। 7 और 4 ये संस्कृत के होते हैं। ठीक है। हिंदी में दीर्घ स्वर 7 होते हैं। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। इन्हें हम गुरु स्वर भी कहते हैं। इन्हें हम संधि स्वर भी कहते हैं। इन्हें हम यौगिक स्वर भी कहते हैं। आगे मुझे इनकी आवश्यकता पड़ेगी तब मैं आपको लिखाऊंगा ह्रस्व स्वर कौन कौन से आप याद रखेंगे, दीर्घ स्वर कौन कौन से आप याद रखेंगे। ठीक है। तो इन नामों से इन्हें जाना जाता है। ये हम सिर्फ नीम खोदने का काम कर रहे हैं, परिचय कर रहे हैं। अगर ये हमारे सिलेबस में होते तो मैं स्वर के भेद नहीं बताता, वर्गीकरण करता, 6 प्रकार से होता, 6 घंटे तक चलता। बहुत बड़ा बिंदु है, बहुत गहराई है इनमें। ये हमारे काम आएंगे, सिर्फ परिचय कर रहे हैं हम। ठीक है। लिखेंगे आप, स्वर के भेद 2 भेद होते हैं, दोनों नाम उतारेंगे जैसे बोर्ड पर लिखे हुए हैं। हो गया। हेडिंग डालेंगे व्यंजन। हटा दूं? बोर्ड पर है अभी भी कोई?